आबादी का 28% से बढ़कर 40% तक हो जाएगी। इससे देश की शहरी आधारभूत संरचना पर काफी दबाव बढ़ जाएगा और स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में नगर संस्थाओं जैसे पंचायतें संरचनात्मक, कार्यात्मक और वित्तीय बाधाओं के कारण, और क्या, और वित्तीय बाधाओं के भी जो है क्या होगा, प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। उन्हें पुनः सशक्त बनाने के लिए उपाय बताने हेतु समय समय पर कई समितियां और आयोग, समय समय पर क्या हुआ, कई समितियां और आयोग जो है गठित किए गए। ठीक है, गठित किए गए। लगभग सभी समितियों ने शहरी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की सिफारिशें की हैं, शहरी स्थानीय समस्याओं को मजबूत बनाने की सिफारिश की है और शहरी शासन को भी मजबूत बनाने के लिए संसद ने 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया है। इस अधिनियम से उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की और जो शहरी स्थानीय संस्थाओं के इतिहास में क्या हुआ, उक मील कर पत्थर साबित हुआ। यह संशोधन शहरी स्थानीय सरकारों को न ही केवल संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है, अपितु इसके द्वारा उनके लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, संसाधनों और अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए अन्य उपाय भी शामिल किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था बच्चों? विकेंद्रीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन संरचनात्मक स्थापित करना था। ठीक है, जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों में क्या हुआ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ। किस प्रकार हुआ? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों, उनकी स्वायत्ता और अधिकारों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची के माध्यम से संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान में क्या किए गए? विशेष प्रावधान किए गए हैं। और 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के रूप में जनजाति आधिपत्य वाले, 5वीं अनुसूची में जनजाति आधिपत्य वाले, दोस्तों क्या हुआ है, जनजाति आधिपत्य वाले क्षेत्रों की ओर राज्य स्तर पर जनजाति सलाहकार परिषद के गठन की अधिसूचना जारी करती है। 6ठी स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना करती है, जिन्हें वैधानिक, न्यायिक, कार्यकारिणी और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। जाति और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं और की तरह संरचनाएं बनाने के लिए भी विस्तृत विवरण तैयार करने के, विस्तृत विवरण भी तैयार किया गया। विस्तृत विवरण करने के लिए भारत सरकार ने दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक है, समिति ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें जो है की, समिति ने क्या की, मुख्य सिफारिशें की। अब देखिए, कह रहा है ग्राम्य सभा। ग्राम्य सभा का किस प्रकार हुआ? प्रत्येक आवासीय समुदाय की एक ग्राम, प्रत्येक आवासीय समुदाय की एक ग्राम सभा हो जो प्राकृतिक क्षेत्रों का निपटान करेगी। जो क्या करेगी? प्राकृतिक क्षेत्रों का भी निपटान करेगी और मतभेदों को समाप्त करेगी और अपने अधीन संस्थाओं जैसे विद्यालय और सहकारी संस्थाओं का भी क्या करेगी? प्रबंध करेगी। विद्यालय का भी प्रबंध करेगी, सहकारी संस्थाओं का भी प्रबंध करेगी। ग्राम पंचायत देखिए क्या करेगी? प्रत्येक ग्राम सभा के प्रतिनिधि की चुनी गई संस्था निचले स्तर पर अनिर्णित भेदों के लिए के रूप में भी कार्य करेगी। ठीक है, समझ रहे ना आप? चलिए, इसी तरह नेक्स्ट हो जाता है आपका खंड तालुक स्तर की संस्था। समिति द्वारा प्रस्तावित अगली उच्च स्तरीय संस्था है। इसके अतिरिक्त समिति ने जिला स्तर पर स्वायत्त जिला परिषद की चुनी हुई संस्था का भी सुझाव दिया, जिसे 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल जनजाति क्षेत्रों के लिए वैधानिक, कार्यकारी और न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की भूरिया समिति ने 3 स्तरीय अधिकारों कार्यों की विस्तृत सिफारिश भी की है। समिति ने सामान्य संदर्भ में भी सुझाव दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों को बढ़ती ऋणाग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण,
वन कटाई, पारिस्थितिकी विकार, ठीक है, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण के कारण होने वाले विस्थापन के रूप में जो है आबकारी नीति, मद्य और नशीली द्रव्य व्यसन, जल संग्रह और क्या, देखिए यहाँ जल संग्रह और जल संसाधन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया है, पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक, अब देखिए भूरिया समिति की सिफारिशों के अनुसार 24 दिसंबर 1996 को एक अधिनियम पारित किया गया। 24 दिसंबर 1996 को क्या किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग एक प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक भी बढ़ाया गया। एक एक्स में स्थित प्रावधानों को भी क्या किया गया, अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, स्थानीय स्व सरकार शासन के विकेंद्रीकृत स्वरूप के संचालन की एक पद्धति है। उपयुक्त संविधान संशोधन की एक उल्लेखनीय विशेषता समाज के अभावग्रस्त वर्गों से स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की नई पीढ़ी का भी उदय होता है। अब तक लोकतंत्र के परिणामों से वंचित समाज के कमजोर वर्गों को इसके परिणाम उपलब्ध कराए गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन नियमों से, ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व सरकारों और लोकतांत्रिक बनाया और स्थानीय स्तर पर अस्थायी लोकतंत्र की भी स्थापना की गई। बच्चों समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह आपके प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होते हैं और प्रश्न नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक बार जरूर आप लोग लाइक शेयर और ऑल सब्सक्राइब बटन दबा देंगे और सारे वीडियो को इसी तरह बनाए जा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। कमल हसन एंड चिरंजीवी अरे नीदीप पाकिस्तान का खजाना हुआ खाली बस 18 दिन। बेल आउट पैकेज के लिए से बातचीत कर रहे, इस बीच उसका विदेश में जी क्लास है कि नहीं 3 बजे? लगा दिए हम बोल लगा दिए हम लाइन कल वाला जो चलेगा 12 बजे से लाइव।
वो पता है जब कल आएंगे ना हम तब तक नहीं लगा रहे। काम है बस 5 मिनट का। हम्म। अच्छा, बनाना पड़ेगा ना। शासन के मुद्दे 3 वर्ष टीचर करा देते हैं बस एक लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर हो ही जाएगा। 4 नंबर। फ्रेंड्स, मैं राज, अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज के क्वेश्चन की ओर। कि आज का जो क्वेश्चन है वह क्या हो जाता है आपका। ठीक है, सब्जेक्ट देखेंगे, लगातार आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 1 से 2 तक सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। इसमें आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं सभी। ठीक है, तो इस तरह आपके सभी कंप्लीट हो जाते हैं। सब्जेक्ट देखिए, यहाँ सब्जेक्ट जो हो जाता है वह आपका पॉलिटी हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, बीए पार्ट 2 हो जाता है। बीए पार्ट 2 हो जाता है। सेमेस्टर जो हो जाएगा वह आपका 3rd सेमेस्टर हो जाता है। ठीक है, यूनिट 3rd हो जाता है आपका, यूनिट 3rd। ठीक है, इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे बराबर। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक बार लाइक बटन दबा देंगे आप लोग। वीडियो को लाइक, शेयर और ऑल सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फट क्वेश्चन की ओर। लिखने के तरीके जानते हैं कि किस प्रकार लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न को लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, बस समझना है और डायरेक्ट जो है समझ के माइंड में फिट करके और उसी प्रकार से लिख देना। ठीक, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 3 जो कह रहा है बच्चों, वह आपका क्या हो जाता है। भारत में स्थानीय शासन का उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए, भारत में शहरी स्थानीय शासन विकास का उल्लेख करना है। किस प्रकार उल्लेख करना है, भारत में शहरी स्थानीय शासन का उल्लेख करना है। ठीक है, उत्तर देखिए क्या कह रहा है। उत्तर, भारत में शहरी स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार होता है। भारत में शहरी स्थानीय शासन का विकास जो होता है वह किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत भारत जो है में योजनाबद्ध नगर प्रशासन का इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल से शुरू होता है। मौर्य काल से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल से जो है यह इतिहास शुरू होता है। समझ रहे ना आप। चलिए, किसे दबाएंगे। हो गया। हेलो हेलो, हाँ कुछ बोला। ठीक बा।
क्लास लेता नहीं। हाँ क्लास लेता हूँ। नहीं नहीं लेता नहीं। ठीक। कंट्रोल अब आर। चलिए देखते हैं हम। स्टार्ट हो गया। ये जो है आपका प्रश्न जो होता है वह जो शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है बच्चों, वह ईसा की शताब्दी की ईसा पूर्व के तीसरी शताब्दी से प्रारंभ होती है। मौर्य काल से यहां दे रहा है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन से संबंधित विशेष विषयों को देखने वाली समितियां शहरी क्षेत्रों, विशेष विशेषों देखने वाली समितियां जो है शहरी क्षेत्रों का शासन संभालती थी। मुगल काल में नगर का प्रशासन जो है कोतवाल के हाथों से होता था। नगर का प्रशासन का जो संभालता था वह कौन संभालता था? कोतवाल संभालता था। ठीक है, जो नगर के विविध कार्यों पर नजर रखने के साथ ही समस्त न्यायिक, पुलिसिया और वित्तीय मामलों में भी सर्वोच्च अधिकार का इस्तेमाल करता था। क्या करता था? न्यायिक, पुलिसिया और वित्तीय में भी सर्वोच्च अधिकार का इस्तेमाल वह करता था। ठीक है, अंग्रेजों ने शुरू में स्थानीय शासन के संदर्भ में प्रत्यक्ष तौर पर केंद्रवादी रुख अपनाया नगर प्रशासन में। ठीक है, किंतु बाद में उसने विकेंद्रीकरण का दृष्टिकोण क्या किया? विकेंद्रीकरण का दृष्टिकोण अपना लिया दोस्तों। पहले नगर निगम का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के स्थानीय निकायों के नमूने पर मद्रास में 1667 ईस्वी में जो है बंबई और कलकत्ता की नगर पालिकाओं ने इस पहल का अनुसरण किया। बंबई और कलकत्ता की नगर पालिकाओं ने इस पहल का अनुसरण भी किया, किंतु इसका नियमित प्रचलन 19वीं शताब्दी में ही हुआ। नियमित प्रचलन जो हुआ कब? 19वीं शताब्दी में हुआ। 1880 में लॉर्ड मेयो ने आधिकारिक तौर पर क्या किया? लॉर्ड मेयो ने आधिकारिक तौर पर जो है स्थानीय स्वशासन में जो है भारतीयों को प्रशिक्षित करने की जरूरत को क्या किया? पहचाना। किंतु विकास क्रम केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। विकास क्रम क्या रहा? शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। ठीक है, स्थानीय निकायों में निर्वाचित तत्वों का प्रचलन करने वाले लॉर्ड रिपन ने इस व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। 1907 में एक विकेंद्रीकरण आयोग ने कुछ सिफारिशें की। 1907 में कुछ सिफारिशें किया और उन सिफारिशों को 1915 के एक प्रस्ताव में आमली जामा पहनाया गया। 1915 क्या किया गया? आमली जामा पहनाया गया और परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था का जो है क्या हुआ? परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था में दोस्तों क्या हुआ? कुछ सुधार किए गए। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जिला परिषद को निर्वाचित अध्यक्ष रखने का अधिकार दिया गया। जिला परिषद को क्या किया गया? निर्वाचित अध्यक्ष रखने का भी अधिकार प्रदान दिया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन विषय एक हस्तांतरित विषय बन गया और इसका मतलब यह हुआ कि स्वशासन का जो है मंत्रालय भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ गया। स्वशासन का मंत्रालय किनके मंत्रियों के हाथ में आ गया? भारतीय मंत्रालय के हाथ में आ गया। अब देखिए उसके बाद जो है अधिकारों के विकेंद्रीकरण के लिए निर्वाचकों के प्रति स्थानीय कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए। स्थानीय कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए। नगर प्रशासन को एक निर्वाचित अध्यक्ष के प्रभार में रखा गया और जिसके पास विधायी और अधिशासी दोनों ही प्रकार के कार्य थे। विधायी भी और अधिशासी भी दोनों प्रकार के कार्य थे। बाद में क्या हुआ? बाद में विभिन्न अधिनियम के द्वारा अधिशासी कार्यों को
विधायी कार्यों से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। अधिक शासी कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया। और स्वाधीनता के बाद भारत सरकार ने क्या किया, स्वाधीनता के बाद इनमें और संशोधन किए। क्या किए, इनमें और संशोधन किए और नामजद और आधिकारिक सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर, नामजद आधिकारिक सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर क्या किया, समाप्त कर उन्हें और अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया। क्या किया गया, उन्हें और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया गया। और आज नगर प्रशासन तो आधिकारिक निकाय है और वे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक कार्य कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा क्या कर रहे हैं, वे अधिक कार्य कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए शहरी शासन के मुद्दे, शहरी शासन के मुद्दे आपके क्या हो जाते हैं। ठीक है, शहरी शासन के मुद्दे देखेंगे हम कि शहरी शासन के मुद्दे जो थे वह क्या हो जाते हैं। ठीक है, मगर सुधार शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाया। सुधार क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ कदम मिलाकर बिल्कुल चल नहीं पाया। देखिए कैसे नहीं चल पाया, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण एक दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण दूसरे से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं। किस प्रकार, क्योंकि आर्थिक वृद्धि के और क्योंकि शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, इसलिए अनेक प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं भी उठ खड़ी हुई हैं। जैसे मुख्यतः आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों और सीमांत कस्बों से लोगों के आने के कारण भी शहरी आबादी में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। देखिए चार्ट किस प्रकार यहां बनाया गया है, किस प्रकार जो है आने में वृद्धि हुई है। देखिए वर्ष 1900 वर्ष और प्रतिशत दिखा रहा है यहाँ पे। 1961 में क्या हुआ है, इतना शहरी क्षेत्र का आबादी रहा। 71 में देखिए इतना बढ़ा। ठीक, 1919 में देखिए 10 पे 61, 71 और 81 देखिए यहाँ पे 23 बढ़ गया। फिर 91 में देखिए 10 साल बाद 25% हो गया। फिर आगे देखिए 2001 में 27% बढ़ गया। तो शहरी क्षेत्र की ओर झुकाव बनता गया और 2001 में जो है 27% बढ़कर हो गया। ठीक है, तो हर एक प्रकार ही रहा है। ठीक, बहुत अच्छे। अब देखिए इसमें शहरी स्थान और शहरी सुविधाएं की भारी मांग हो गई है। शहरी स्थान की और शहरी सुविधाएं की भारी मांग हो गई है। किस प्रकार हो गई है बच्चों, और वे इसे बढ़ते बोझ को संभाल पाए हैं। इस बढ़ते बोझ को संभाल नहीं पाए हैं। शहरी निकायों के, बोले तो शहरी निकायों के पास हमेशा इस संसाधनों की कमी। अब अतिरिक्त आबादी को क्या कर रहे हैं वे, जितनी भी आबादी है उसको क्या कर रहे हैं, संभालने का और भी बोझ आ पड़ा था। संभालने का और भी बोझ आ पड़ा है। इसका सीधा परिणाम ये हुआ है कि शहरी पर्यावरण का प्रदूषण, मलिन बस्तियों का प्रसार, स्वच्छता की बिगड़ती हालात के कारण बीमारियों में बढ़ोतरी और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, ये भी कारण हुए। ठीक, चलिए देखिए इस समस्या से निपटने के उल्लेखनीय प्रयास भी किए गए हैं। क्या प्रयास किए गए हैं, देखिए यहाँ पानी, बिजली और जैसी जन उपयोगी सेवाएं की व्यवस्था और शहरी अवसर के विकास में सरकारी निजी भागीदारी पर अधिक, ठीक है, सरकारी निजी भागीदारी पर भी अधिक जोर दिया गया है। 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार निजी भागीदारी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में संरक्षण, स्वच्छता, कूड़ा संग्रहण तथा निपटान, कंपोस्ट संयंत्र, सड़कों की बिजली, ठीक है, कंपोस्ट संयंत्र और सड़कों की बिजली, जल आपूर्ति, स्थानीय कर संग्रहण, उद्यानों और पार्कों के विकास और रख रखाव, बस अड्डे और विकास तथा बाजार विकास आदि क्षेत्रों में देखी गई है। इन सभी क्षेत्रों में ये सब देखी गई है। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए देखिए अधिकांश पीपी परियोजनाएं जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस वेस्ट प्रबंधन में और क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए इस उद्देश्य हेतु एक नियामक ढांचा क्या किया गया, स्थापित होना चाहिए। वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने के लिए, वाणिज्यिक राजस्व को भी जो है बढ़ाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, जन सुविधाओं पर तर्क संगत शुल्क लेना चाहिए।
जबकि यह माना जाता है कि अब तक इनका पर्याप्त शुल्क, और अब तक क्या किया गया, इनका पर्याप्त शुल्क नहीं लिया गया है और वाणिज्यिक राजस्व के संग्रह की प्रशासनिक प्रक्रिया भी अपर्याप्त ही रही है। ठीक है, के फलस्वरूप उगाही जरूरतें भी क्या हुई हैं, कम हुई हैं, उगाही जरूरतें भी कम हुई हैं और स्थानीय निकायों के राजस्व को बढ़ाने के लिए सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में शासन आने वाले वर्षों में और कठोर होने को तैयार है। शासन जो है और कठोर होने को तैयार है ताकि सुधारात्मक प्रक्रिया चलती रहे। देखिए, बीते कुछ वर्षों में जायदाद के लेन देन में प्रतिबंधक जो है, जायदाद के लेन देन में प्रतिबंधक, ड्यूटी और कठोर प्रक्रियाएं, भूमि सीलिंग, क्षेत्रण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध के कारण शहरी अवसंरचना के विकास की गति धीमी हो गई है। इसका विपरीत संपत्ति बाजार की धीमी वृद्धि है। इसका असर कीमतों के स्वाभाविक तौर पर बढ़ने और शहरी अवसंरचना की वृद्धि की गति धीमे होने के रूप में हुआ। ठीक है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसका असर जो है, इसका असर यह हुआ है कि निवास की मांग के मुकाबले उसकी आपूर्ति में कमी आई है। निवास की मांग के मुकाबले क्या कमी आई है और इन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, जिससे क्या होगा, जायदाद के लेन देन में अधिक दमदार बाजार का मार्ग, बाजार के जरिए तथा कीमतों के अधिक तर्कसंगत होने की अपेक्षा होगी, कीमतों के अधिक तर्कसंगत होने की अपेक्षा होगी और इससे जो है क्या होगा, देखिए, संपत्ति बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा और निजी क्षेत्र की शहरी अवसंरचना के विकास में क्या किया जाएगा, अधिक भागीदारी होगी। इसके से जमीन अवैध लेन देन और अनाधिकृत कॉलोनियां की बढ़ोतरी पर भी लगाम लगेगी। किराए इतने कम हैं कि मकान मालिकों के लिए जर्जर नौमी के जीर्णोद्धार हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं है, इसलिए किराया नियंत्रण का भी उदारीकरण भी है। इसके अतिरिक्त संस्थागत क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसमें स्थानीय शासन को विकेंद्रीकृत आयोजन के लिए विकसित किया जाएगा। इसके लिए कार्यों की अधिकारियों के अनुसार तय किया जाएगा। इस शासन से अपेक्षा है कि इससे प्रक्रियाओं की गति तेज होगी और आंकड़ों के विश्लेषण में सुविधा होगी और सेवाओं की व्यवस्थाओं और करण के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा। ठीक है, भारत सरकार 10वीं योजना 2002 से 7 बोले तो 2002 से 7 ईस्वी, ठीक है, 2002 से 7 तक जो है इस तरह करेगी। ठीक है, 2002 से 7 तक होगा। तो अब जो है इसी तरह आपके प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 के साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक, शेयर और ऑल सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देंगे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। इस पर 4th नहीं भेजा गया है क्या? 4 नंबर भेजा नहीं गया है क्या? है? भेज दे तो पूरा कंप्लीट कर देते हैं, एक यही बना देंगे फर्स्ट। 3 है 3। कल कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 3rd। उसका लग जाएगा तो 12 से 1 में लाइव आएंगे, एक के बाद 2 घंटे इसको बनाएंगे। सम क्वेश्चन
अरे कहाँ व्हाट्सएप कोना में गया है, कौन में गया है व्हाट्सएप खोले। कहाँ से आएगा सब, ऊपर से यहाँ से हूँ लगा है। चला। ये ये राजनीति शास्त्र। अब इसमें है सूरज जियो में। फिगर इसको हटाएंगे तब कंट्रोल करेगा, फिगर तो दबाया ही। क्वेश्चन है ये। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राज, अपने प्रिपेयर हैकर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर कि आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या हो जाता है आपका। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी लोग, क्वेश्चन की ओर देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, आपके एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर है आपका 4। प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर ध्यान देंगे हम कि प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। सब्जेक्ट जो हो जाता है वह सब्जेक्ट आपका हो जाएगा पॉलिटी। ठीक है, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 2 हो जाएगा। सेमेस्टर जो हो जाएगा बच्चों, वह सेमेस्टर आपका क्या हो जाता है, 3rd सेमेस्टर। ठीक है, और देखिए यहां आपको इसके अंतर्गत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना। तो आपका सब्जेक्ट पॉलिटी बीए पार्ट सेमेस्टर 3rd। ठीक है,